जिसकी आमदनी के कोई ज़राए नहीं है और वो 300 कनाल के महल में एक पुरतायुश ज़िंदगी गुज़ारता है कि जो वजीउद्दीन साहब ने बात कही है, उसमें कुछ न कुछ ज़रूर वज़न है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन की तमाम जमातें एक लंबे अरसे से खासी मुतहरिक थीं। हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के क़याम के बाद ही तहरीक शुरू कर दी गई थी। पीडीएम का क़याम अमल में आया और पीडीएम इब्तिदा में बहुत ही मुतहरिक थी और एक मौके पर ऐसा लगता था कि शायद पीडीएम में शामिल ये इत्तेहाद हुकूमत को गिराने में किसी हद तक कामयाब हो भी जाएगा, लेकिन फिर सबने देखा कि अपोजिशन का ये इत्तेहाद अपना मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने इस इत्तेहाद को छोड़ दिया और फिर ये इत्तेहाद ज़्यादा अरसे चल नहीं सका। पीपल्स पार्टी के अलग होने के बाद पीडीएम इत्तेहाद अब सिर्फ इजलासों और जलसों तक ही महदूद होकर रह गया है। अब पीडीएम की सबसे बड़ी जमात नून लीग ने भी पीडीएम की हार्ड लाइन से बाहर निकलते हुए ज़राए के मुताबिक अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है और इन हाउस तब्दीली इस्तीफ़ों के ऑप्शंस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार न करने का फैसला किया गया है। ज़राए से कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को ये हिदायत जारी की हैं कि सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी को सख्त तनकीद का निशाना बनाना है और अवाम में उन्हें एक्सपोज करना है, जबकि तहरीक अदम एतमाद या इस्तीफ़ों के ऑप्शंस पर, जो कि पीडीएम के चार्टर का भी हिस्सा थे, तमाम अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ अगर एक होगा तो फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। अब शहबाज शरीफ की इस हिदायत से ऐसा लगता है कि नून लीग अब आने वाले इलेक्शन की तैयारी दीगर जमातों की तरह, जिस तरह पीपल्स पार्टी कर रही है, शुरू कर रही है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मार्च में होने वाला मार्च हुकूमत को घर भेजने के लिए नहीं बल्कि शायद आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए होगा, क्योंकि उसके बाद इलेक्शंस में वक्त भी बहुत थोड़ा रह जाएगा। तो मज़ाहमत और मुफाहमत की पॉलिसी के बाद अब नून लीग आने वाले इंतखाबात की तरफ देख रही है, जिसके लिए वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों के नाम और उन नामों पर पार्टी में तकसीम की खबरें भी कुछ सामने आ रही हैं। शायद खाकान अब्बासी अगले वज़ीर आज़म का उम्मीदवार शहबाज शरीफ को बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ भी शहबाज शरीफ की हिमायत में शायद खाकान अब्बासी की तायद कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर शायद खाकान अब्बासी से थोड़ा इख्तलाफ रखते हैं, उनकी राय कुछ और है और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ का केस कमज़ोर है और वो वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार होंगी। और ख़बरें कुछ ऐसी भी हैं कि अगर किसी वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार ना भी हुए तब भी मरीम नवाज़ वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नहीं होंगी, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी को इसके लिए नामज़द किया जाएगा। बहरहाल ये फैसला नून लीग की आला क़यादत ने करना है, मियां नवाज़ शरीफ ने करना है। अयाज सादिक की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और ख्याल ये भी किया जा रहा है कि अयाज सादिक वापस आकर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। एहसन इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये जो गुज़िश्ता एक दो रोज़ से जस्टिस वजीउद्दीन साहब से मुतालिक जो बयानात आ रहे हैं हुकूमती वज़रा के, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में 29 अगस्त 2021 को इमरान खान से मुताल्लिक ये कहा था कि उन्होंने कभी अपना घर अपने पैसों से नहीं चलाया, बल्कि माहाना 30 लाख रुपए उनको जहांगीर तरीन बनी गालक को चलाने के लिए दिया करते थे, जिसको बाद में 50 लाख कर दिया गया। उनका कहना क्या था 29 अगस्त को इस प्रोग्राम में, ज़रा आप ये सुनिएगा। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे, अच्छा, उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। अब उनके पास गाड़ी हो तो फ्यूल से भरी हुई होनी चाहिए, उनकी जेब में पैसा हो या ना हो, दूसरे सारे लोग जो हैं वो पेमेंट करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले हों। अब जहाँ पर ये सूरत हाल हो, एक हमारे साथी थे पीटीआई में, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही जो मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि वो शख्स जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हैं, वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है। तो ये माली नौइयत की भी जो बदउनवानियाँ हैं, ये मत समझिए कि वो कोई दियानतदार आदमी है। जस्टिस वजीउद्दीन साहब के ये इल्ज़ामात बड़े ही संगीन नौयत के थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब की वजाहत आई कि उन्होंने कभी 1 रुपया भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बनी गालक को चलाने के लिए नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में और नया पाकिस्तान बनाने में बहरहाल उन्होंने पार्टी की भरपूर मदद की है। आज वफाकी वज़रा की जानिब से, वज़ीर आज़म के तर्जुमानों की जानिब से
बड़ी सख्त और गलत तरह की लैंग्वेज अपनाई गई जस्टिस वजीउद्दीन साहब के ख़िलाफ़। उनको किसी ने मस्खरा कहा, किसी ने उनको झूठा कहा, किसी ने उनको सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बयान देने वाला कहा। शहबाज गिल साहब ने किस तरह से अपने ख्यालात का इज़हार किया, ज़रा ये भी सुनिएगा, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। जस्टिस वजीउद्दीन साहब जिनकी जो मेंबरशिप थी वो 2015 में कैंसिल कर दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंदर बहुत सारा हौसला है, वो डिस्ट्रक्शन को भी सुनते हैं, इसलिए उन्होंने उनके सुने, लेकिन फाइनली पूरी पार्टी ने फैसला किया कि उनके साथ नहीं चला जा सकता, तो उन्हें 2015 में उनकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया। जस्टिस वजीउद्दीन साहब वो इंतज़ार करते रहे पूरा 1 साल, फिर 2016 में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और आज जाके उन्होंने जो एक इल्ज़ाम लगाया था, आपने देखा कि जहांगीर तरीन साहब का भी ट्वीट आ गया और जिसमें जहांगीर तरीन साहब ने यह बता दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसा पैसा नहीं दिया। जस्टिस वजीउद्दीन को पार्टी शायद एक लीगल नोटिस भेजे, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसी बातें ना करें। पहले बहुत सारे लोग इमरान खान के ऊपर ऐसी बातें करके अपने आप को बेइज्जत करवा चुके हैं। तो एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, वक्त देने के लिए। जो पीडीएम की सियासत और नून लीग के अंदर क्या होने जा रहा है उस तरफ हम जरा आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप इस पर कमेंट कर दें। जस्टिस वजीउद्दीन साहब का बयान 2-3 माह पुराना, ये भी हमने आपको सुनाया। अब इनके इस बयान की क्या अहमियत रह जाती है? जहांगीर तरीन साहब की जानिब से वजाहत आ चुकी, हुकूमती तर्जुमान तो ज़ाहिर है बहुत ही गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ, वो एक ज़ाहिर रिटायर्ड जज रह चुके हैं, लेकिन जब जहांगीर तरीन साहब ने वजाहत कर दी उसके बाद उनके बयान को संजीदा और सीरियस लिया जाए, हक़ाइक़ पर मबनी कहा जाए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने जो भी कहा वो उसकी तफसील बता सकते हैं, लेकिन मैं एक थर्ड पार्टी के हैसियत में इसलिए उनके बात को वजन दूंगा। मेरे पास 3 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि इमरान खान मुझसे कम इनकम टैक्स अदा करते हैं। मैं बमुश्किल 1 कनाल के घर का खर्चा चलाता हूँ, वो मुझसे कम इनकम टैक्स दे के तो कनाल के महल का खर्चा कैसे चलाते हैं? ये बात समझ से बाहर है। दूसरी बात यह है कि अगर वो ईमानदार हैं तो फिर उन्हें फॉरेन फंडिंग केस में पिछले 5 सालों में रसीदें देनी चाहिए थी, हिसाब देना चाहिए था। स्टेट बैंक ने उनकी चोरी पकड़ी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए थे जो जिनसे पीटीआई फ़ायदा उठा रही थी। तो आज तक उसके लिए वो कानूनी तौर पे इस चक्कर में है कि किसी तरह जवाबदेही से बच जाएं। तो अगर ईमानदार हैं, आपने चंदे इकट्ठे किए हैं, उनका दुरुस्त इस्तेमाल किया है, तो आप उससे क्यों घबराते हैं? तीसरी बात यह कि अगर आप ईमानदार हैं और आपने गैर मुल्की तोहफे मानतदारी के साथ वसूल किए हैं, तो आप तोशाखाना केस के अंदर जो आपने गैर मुल्की तहाइफ वसूल किए हैं उनकी फहरिस्त फराहम करने से क्यों घबराते हैं? ये उनसे नहीं पूछा गया कि आपने कौन सा तोहफा वसूल किया है। उनसे सिर्फ ये कहा गया है कि जितने भी आपको गैर मुल्की तहाइफ मिले हैं और जो आपने तोशा खाना में जमा करते हैं उनकी फहरिस्त दे दीजिए। वो उसको देने से भी कासिर हैं, हर तारीख के ऊपर कोई नया बहाना ले आते हैं। तो अब खुद आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जिस शख्स ने गैर मुल्की तहाइफ में भी बज़ाहिरन खयानत की हो, जिस शख्स ने फॉरेन फंडिंग केस में भी बज़ाहिरन खयानत की हो, जिसकी आमदनी के कोई ज़राए नहीं है और वो 300 कनाल के महल में एक पुरतायुश ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर आपको यकीनन मानना पड़ता है कि जो वजीउद्दीन साहब ने बात कही है उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर वजन है। सही। चलो अब ऐसा, ज़रा पीडीएम की सियासत पर आते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए 23 मार्च की तारीख दी गई है, ये इतनी लंबी तारीख क्यों? अगर आवाम आपके साथ हैं, इस हुकूमत से परेशान है, ज़िमनी इलेक्शंस में हम देख रहे हैं आप लोग वोट्स भी हासिल कर रहे हैं, तो फिर आवाम को इस हुकूमत के खिलाफ निकालने के लिए 3.5 महीने का वक्त क्यों लिया गया है? इतनी लंबी इस वक्फे की वजह क्या है? जी देखिए, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि हम चाहते हैं कि ये 23 मार्च का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त कामयाब हो और इसके लिए सूबों के अंदर से इससे पहले मरहलावार प्रोग्राम्स हैं जो तय किए गए हैं ताकि एक मोबिलाइजेशन पीक करेगी 23 मार्च को। दूसरी अहम बात यह है कि 23 मार्च की एक बड़ी ज़बरदस्त मानवीयत है। 23 मार्च इस खित्ते के लोगों के उमंगों का दिन है जब हमने ये मुल्क हासिल किया था और उसको हासिल करने का ख्वाब देखा था। दूसरी हैसियत यह है कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान की रियासत ने पहला आइन मंजूर किया था और नाफिज किया था। तो हमारी सारी जो स्ट्रगल है वो
को इज्जत दो, अवाम की उमंगों का एहतराम की है और हमारी सारी स्ट्रगल आइन की बालादस्ती की है। तो इस हवाले से 23 मार्च एक बहुत सूटेबल दिन है, इसमें बहुत मानवियत है। हम 23 मार्च 2022 को पाकिस्तान में अवाम के वोट की और आइनी हुक्मरानी की कामयाबी का दिन बना सकते हैं और इसीलिए इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से अवाम के काफिले आएंगे और एक बहुत ही तारीखी अवामी परेड होगी इस मौके पर, जो महंगाई के खिलाफ भी एहतजाज होगा, हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ भी एहतजाज होगा, लेकिन जो PDM का बुनियादी मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में आइन बालादस्त हो, इस मुल्क में अवाम के वोट का एहतराम किया जाए, आज़ाद मुनसिफाना इंतखाब हों, उसके हक में भी अवाम का एक तारीखी अपना मुजाहरा होगा। लेकिन ऐसा सब ये फिर सिर्फ एक रोज़ा ये मुजाहरा होगा, इसका मकसद क्या होगा? हुकूमत गिराना PDM की इस वक्त तरजीह है, PDM का मकसद है या नहीं है, या फिर अब चूंकि इलेक्शन में टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो अब आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के जलसे जुलूस मुख्तलिफ वक्तों में 23 मार्च फिर आगे आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे, महंगाई मार्च और मुख्तलिफ नाम इनको दिए जाते रहेंगे। अब हुकूमत गिराना PDM की तरजीह नहीं है इस वक्त? जी बिल्कुल, हमारी अव्वलीन तरजीह है वो, और इसलिए है कि पाकिस्तान इस वक्त आप अमलन देखिए कि ये हुकूमत मुल्क की मईशत को डिफ़ॉल्ट कर चुकी है और जिन शराइत के ऊपर ये बैनुल अक़वामी सरमाया हासिल कर रही है वो मुल्क के लिए इंतहाई शर्मनाक हैं। और अब मुल्क की खुद मुख्तारी का सौदा करके, उसे ट्रेड करके, उसे बार्टर करके ये अपने आप को जिसे कहते हैं अफोर्ट रखे हुए हैं या तैरने के काबिल अपने आप को रखा हुआ है। तो इसलिए इस हुकूमत का एक एक दिन बहुत भारी गुजर रहा है और अगर ये हुकूमत साल डेढ़ और रह गई तो मुझे तो लगता है कि कोई शख्स वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर बिल्कुल जूतियों का हार होगा। जिसने भी वज़ीर आज़म बनना है साल 2 साल में कोई मैजिक नहीं कर सकता। और इसके साथ आप अगर इमरान खान साहब की अपनी एक्टिविटीज़ देखें, मेरा ख्याल है कि वो भी अपना अंजाम देख रहे हैं कि वो डेड एंड की तरफ बढ़ चुके हैं और उनकी जो मियाँ वाली उन्हें याद आ गया 3.25 साल के बाद और यकायक वहाँ पे अरबों रुपए के पैकेज दे दिए। और फिर आप देखिए जिस किस्म के वो गिमिक्स कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जो सेहत कार्ड और दूसरी ऐसी स्कीमों का इजरा कर रहे हैं उसमें जिस किस्म के अवाम से वादे किए जा रहे हैं, पूरा मुल्क का बजट भी लगा दिया जाए वो पूरे नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ें इस बात का इंडिया देती हैं कि खुद इमरान खान साहब भी अब एक अर्ली इलेक्शन की तरफ कन्विंस हो चुके हैं, या वो फैसला करने वाले हैं या उन्हें नजर आ रहा है कि ये हमारे पर अफ्ताद आने वाली है। और तो इसका मतलब ऐसा सब ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई कि हुकूमत ये चाह रही है कि अर्ली इलेक्शन हो, किसी तरह हुकूमत को गिराया जाए, और अपोजिशन ये चाहती है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और पूरा मौका दिया जाए इसको अपने ही वजन से, अपने ही बलबे तले दबने का, खुद गिरने का। अपोजिशन भी यही चाहती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, इसलिए कि हमने पाकिस्तान की रियासत को बचाना है। देखिए पाकिस्तानी रियासत की मईशत, पाकिस्तानी रियासत की मुआशरत, पाकिस्तानी रियासत की सियासत और पाकिस्तानी रियासत की सफारत, ये चारों पहिए पंक्चर हो चुके हैं और हम एक एटमी ताकत हैं। हम अपने साथ मजीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर हमने पाकिस्तानी रियासत को बचाना है, इसको अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल करना है, तो जितनी जल्दी ये जख्म जो इस वक्त इस हुकूमत की नाअहली की वजह से हमारे वजूद से खून को रिस रहा है, इसको जितनी जल्दी बंद किया जाए आप बच सकते हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता हैमरेज इसी तरह जारी रहा तो ये नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अपोजिशन तो चाहती है कि जल्द अज जल्द इंतखाब हों और यही हालात की संगीनी इमरान खान साहब को नजर आ रही है। वो अब इस बात का रिस्क नहीं ले सकते कि साल इंतजार करें, चूंकि अगले साल बजट के बाद वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि किसी जगह कॉर्नर मीटिंग भी कर सकें। इसके लिए हिकमत अमली आप लोग की क्या है? अगर ऑपोजिशन जल्द अज जल्द इस हुकूमत को गिराना चाहती है और जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाना चाहती है, लेकिन अमली तौर पर PDM की कहीं कोई हिकमत अमली तो ऐसी नहीं दिखाई दे रही। जब आप 3.5 माह के बाद एक एहतजाज की कॉल देंगे तो इसका मतलब कि ऑपोजिशन इस वक्त नहीं चाहती इन 3.5 माह के दौरान हुकूमत को कोई खतरा पहुंचाना? नहीं, हम इसके लिए बिल्कुल सरगर्म है। ऑपोजिशन मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते भी कर रही है और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम करें। सियासत में आप कभी
एक ऑप्शन पे अपने आप को कमिट नहीं करते, मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। जो नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन है वो भी मौजूद है और इज्तिमाई इस्तीफों की ऑप्शन जो है वो भी है, क्योंकि हम सब ने अपने इस्तीफे क़यादत को दिए हुए हैं और जिस वक्त हम समझेंगे कि हालात इस कदर गर्म हैं या हालात इस कदर अब पक गए हैं कि हमारे इस्तीफों से फ़र्क पड़ सकता है तो हम दे देंगे। लेकिन अगर उससे पहले हमें नज़र आया कि हुकूमत के अंदर भी जो अराकीन राब्ता कर रहे हैं वो अपने पक्के पैरों पे खड़ा हो सकते हैं, और उससे बढ़कर ये कि हमारे रियासती इदारे और हमारे इदारे गैर जानिबदार हैं और हमें उसके बारे में यकीन हो कि वो गैर जानिबदार हैं, तो फिर हम नो कॉन्फिडेंस को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के आइन में अर्ली इलेक्शन की जो सूरत है वो ये फ़कत ये है कि वज़ीर आज़म एडवाइस करके असेंबलियां तोड़े। अच्छा। तो या इमरान खान साहब खुद असेंबली तोड़ेंगे, अगर ये नहीं तोड़ेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस के बाद जो वज़ीर आज़म आएगा वो असेंबली तोड़ सकता है। तो इसलिए हमें हर फ्रंट के ऊपर अपना दबाव हुकूमत पर डालना है। तो ऐसा साहब, ये अभी अयाज सादिक साहब ये इसी सिलसिले में मुशावरत के लिए मियाँ साहब से मुलाकात के लिए गए थे। कोई 30 लोगों की फहरिस्त उन्होंने कमोबेश 30 लोगों की फहरिस्त मियाँ साहब के सामने रखी, जो हुकूमती रुकन है, जो अरकान पार्लियामेंट हैं और नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। ये वाकई ये तस्दीक शुदा खबर है? देखिए, इस बारे में तो मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक इल्म है वो अपने निजी दौरे पर गए थे और वहाँ पर जो भी कोई मुस्लिम लीग नून का रहनुमा लंदन जाता है तो वो ज़रूर नवाज साहब से उनकी सेहत दरियाफ्त करने के लिए मुलाकात करता है। लेकिन जो आप 30 की फिगर कह रहे हैं, मेरे मालूमात के मुताबिक तो इससे ज़्यादा लोग हैं। अच्छा। जो मुस्लिम लीग नून से राब्ते में चाहते हैं कि उन्हें अगर ग्रीन लाइन दी जाए, उन्हें ग्रीन लाइट दी जाए और जाए तो वो अपनी पार्टी को छोड़ देंगे और मुस्लिम लीग नून के साथ आ जाएंगे, बशर्ते कि उन्हें यकीन हो कि अगले के लिए हम उन्हें कबूल कर लेंगे। इस वक्त तो पीटीआई के अंदर कुछ लोग हमारे से राब्ता कर रहे हैं, तो कुछ पीपल्स पार्टी से। तो ऐसा सब ये नून लीग से जो लोग राब्ता कर रहे हैं, इसमें 8 का ताल्लुक वस्ती पंजाब से, 14 जनूबी पंजाब, 6 केपी के हैं, 1 कराची, 1 बलूचिस्तान का है। तो ये क्या मियाँ साहब, अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब तैयार नहीं है अभी इन लोगों को लेने के लिए? ग्रीन सिग्नल नून लीग की तरफ से क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा फिर, अदम एतमाद वाला। अगर 30 लोग आपके साथ आ जाते हैं तो आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। देखिए, हमें इससे ज्यादा लोग हैं जो कि दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। मैंने बताया ना 30 नहीं है, 30 से बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, नो कॉन्फिडेंस ऑप्शन नहीं। पीटीआई के बहुत से लोग जब इमरान खान साहब ने इत्तेमाद का वोट लिया है, उन्हें इत्तेमाद का वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनको फिर जबरदस्ती एजेंसीज के जरिए पकड़ के असेंबली में लाया गया। इसी तरह जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था उसमें भी हुकूमत की हलीफ जमातें और बहुत से अराकीन वोट नहीं देना चाहते थे, और आपने देखा कि खुद हुकूमत के अराकीन ने ऊपर अपने बयानात में कहा कि हम तो लाए गए हैं, हम आए नहीं हैं। तो उनको फिर टेलीफोन के जरिए या जो भी इंतजामी जराए थे उनके जरिए जबरदस्ती लाया गया और हुकूमत के पीछे खड़ा किया गया। तो हमें ये देखना है कि क्या ये सिलसिला खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस हो सकता है कि जब पाकिस्तान के रियासती गैर जानिबदार हो। तो ऐसा सब ये 18 से 25 लोग थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज नदीम मलिक साहब को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा ये 18 से 25 के करीब लोग थे जिन्हें फिर फ़ोन करके ये कहा गया कि अभी तब्दीली का मुनासिब वक्त नहीं है। तो अब आप लोग भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि कहीं जिस तरफ से फ़ोन करके उनको रोका गया, वो ताकत पहले आपके साथ आए, फिर आप इन लोगों को ग्रीन सिग्नल देंगे कि आए और हमारे साथ शामिल हो जाएं? देखिए, हम किसी ताकत को अपने साथ नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर सबको कहना चाहते हैं कि पीटीआई के साथ अगर कोई ताकत लगेगी तो पीटीआई के गुनाहों और नाअहलियों का जो बोझ है उसके नीचे वो भी दबेगी। और जो हमारे इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो गैर जानिबदार रहें। हम किसी की मदद नहीं चाहते, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के रियासती इदारे सियासी तनाज़ात में फ़रीक बने। इससे उनकी हैसियत, उनका तशख़्ख़ुस, उनका एहतराम मुतनाज़ होता है। ये मुल्क का नुकसान है, ये हम सब का नुकसान है। इन इदारों को सियासत से बालातर रहना चाहिए। तो हम इनकी गैर जानिबदारी का मुतालबा करते हैं और आज भी कहते हैं कि इन्हें गैर जानिबदार होना चाहिए। और अगर ये गैर जानिबदार हो जाए तो ये हुकूमत तो 72
40 नहीं तो 72 घंटों की मार है। अच्छा, तो फिर ऐसे तो ज़ाहिर है इलेक्शन अर्ली हो या अपने वक्त पर हो, नून लीग का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार फिर शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया, और फिर मरियम नवाज साहबा को क्यों इस सिलसिले में साइड लाइन किया जा रहा है, जबकि ज़ुबैर साहब इज़हार कर चुके हैं उनके केसेस बड़े कमज़ोर हैं, अगर उनके केसेस ख़त्म हो जाते हैं इलेक्शन से पहले तो फिर ये नून लीग में टाई हो जाएगा या फिर भी शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार? तो मुस्लिम लीग नून की रवायत है वो यही है कि जो शाहिद साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि जो पार्टी का सदर है वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होता है, और शहबाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर नवाज शरीफ साहब ने बनाया है। तो इसलिए जब हमारे दो सदर तो है ना, एक ही सदर है, तो जो पार्टी का सदर है वही है कि वो मुमकिना वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है। तो ये पिछले 3 साल से सूरत हाल है, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, ऐसे सब चेयरमैन नैब के तकर्रुर के मामले पर आज बड़ा अहम इजलास आप लोगों का एक स्टीयरिंग कमेटी का अपोजिशन की होना था, वो कल तक मौखर हो गया, क्या उसकी वजूहत रही है? इसमें इतनी देर क्यों हो रही है? आप लोग किसी एक नाम पर या दो नामों पर मुत्तहिद क्यों नहीं हो पा रहे? पीपल्स पार्टी को एतराज़ है आपके नाम पर या JUI की मर्जी नहीं है? ये इस एक नुक्ते पर क्यों आप लोग नहीं मान पा रहे? बात नहीं, इसमें तो इत्तफाक राय होना है और हुकूमत की तरफ से होना है, और हम सब की ये ख्वाहिश है कि ऐसे लोग हों कि जो गैर जानिबदार हों, जिनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, और अगर हुकूमत ओपन माइंड के साथ और वो अपने किसी ऐसे शख्स को जो हुकूमत का तरफ है वो लाने के लिए इसरार नहीं करेगी और अच्छे नाम लाएगी तो हमें उस पर इत्तफाक की राय करने में कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हुकूमत ऐसे लोगों को लाए कि जो उसकी डिक्टेशन पे चलें, क्योंकि जो हमारे कौमी इदारे हैं इनको गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन के आपस में मुत्तहिद है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि JUI चाहती है कोई रिटायर्ड जज आए, नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती है कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आए, तो ये इत्तेफाक है आप लोगों में या इख्तिलाफ अभी मौजूद है कोई जिसको दूर करना है? कल ऑपोजिशन के दरमियान कोई ज्यादा ऐसी कोई इख्तिलाफ वाली बात मैंने नहीं सुनी। असल में सिर्फ हुकूमत के साथ है कि मामला तय होने हैं कि किस बुनियाद के ऊपर इनका चुनाव किया जाए। अगर आपका इशारा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तरफ है। जी जी, अच्छा, ये वक्त चूंकि थोड़ा कम है साहब, जरा PP 206 वाले ज़िमनी इंतखाब की तरफ भी आते हैं, जहाँ एक बार फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। अब ये फिर धांधली का इल्ज़ाम लग रहा है, तारड़ साहब की गुफ्तगू हमने सबने देखी, उन पर FIR भी कट गई। ये सिलसिला, ये पैसों के ज़रिए वोट ख़रीदने वाला, एक दूसरे पर इल्ज़ामात वाला, ये कब ख़त्म होते हम देखेंगे? ये हर ज़िमनी इलेक्शन में, हर इंतखाबात में ये इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा? जो पैसे की सियासत है उसको लाहौर वालों को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने शिकस्त नहीं दी, शिकस्त फाश दी है। और जो हमारा वोट बैंक था कास्ट होने वाले वोटों में, वो 2018 में 47% था, अब 58% हो गया, गोया कि उसमें 11% इजाफा हुआ है। और इसी तनासुब से जो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ वोट है उसमें कमी आई। जो लाहौर में पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा उसको भूल है, ये उसका वोट नहीं था, ये anti-PMLN वोट था। और अब इसी तरह खानेवाल के अंदर भी आप देखेंगे कल इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीतेगा। और पीपल्स पार्टी की पंजाब में कितनी गहरी जड़ें हैं और साउथ पंजाब में कितनी गहरी जड़ें हैं वो कल आपको इलेक्शन के रिजल्ट से पता लग जाएंगी। लेकिन ऐसा ज़ाहिर है NA 133 में लाहौर में जो इंतखाब हुआ वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले पर मौजूद नहीं थी। अब यहाँ कल खानेवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, तो अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, तो आपको नहीं लगता यहाँ बड़ा टफ हो सकता है मामला, नेक टू नेक हो सकता है, बहुत मुश्किल हो शायद आपको जीतना? नहीं, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इसके बावजूद के जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये जो वहाँ से MPA इलेक्ट हुए थे उन्होंने वफादारी बदली थी, वो हुकूमत के साथ जा मिले थे, अब उनकी अहलिया वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं और उनके जो हमायती हैं वो उनके साथ शायद हों, लेकिन हल्के के अंदर जो इस वक्त फ़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के साथ है। चूँकि जो ये निशात डाहा साहब हैं इन्होंने भी शेर के निशान के ऊपर इलेक्शन किया था और हल्के के लोगों से बेवफाई की थी, और लोग इस दफ़ा ये जज्बा भी रखते हैं कि जो हमारे साथ बेवफाई हुई थी हमने उसका बदला लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कल जीतेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब नून लीग के सेक्रेटरी जनरल सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब नून लीग भारी अक्सरियत से जीती थी, जिस तरह NA 133 का ज़िमनी इंतखाब नून लीग ने जीता था। पीपल्स पार्टी
किस हद तक नून लीग को कल टफ टाइम दे सकेगी। एक ब्रेक के बाद चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और फिर उनसे ही जानेंगे कि कितने उनकी जीत के इम्कानात हैं और ये जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं कि हल्फ लेकर पैसे देकर वोट्स को ख़रीदा जा रहा है, इसमें किस हद तक सदाकत है। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में पीपल्स पार्टी ने एक तरह से कम बैक किया है। पीपल्स पार्टी के लिए उम्मीद की किरण साबित हुए। 2018 के आम इंतखाबात में 5,500 वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी ने इस ज़िमनी इलेक्शन में तकरीबन 32,000 से ज़ायद वोट लेकर सबको ही हैरान कर दिया था। इस ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं थी और एक दूसरे पर धांधली और वोट खरीदने के इल्ज़ामात भी लगाए गए, वीडियोज़ भी सामने आई। ज़िमनी इलेक्शन में बड़ी तादाद में वोट लेने पर खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में तकरीब से खिताब किया और नून लीग और नवाज शरीफ पर भी उन्होंने उस वक्त शदीद तनकीद की थी। अब कल पंजाब में खानेवाल की सूबाई नशिस्त के लिए एक और ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जहां का माहौल NA 133 से भी ज़्यादा इस वक्त गर्म दिखाई दे रहा है, चूँकि एक बार फिर वोट खरीदने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, एक बार फिर वीडियो सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी के कैंप ऑफिस पर हमले और घर में दाखिल होने के इल्ज़ाम में अता तारड़ समेत कई नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की है और पीपल्स पार्टी के MPA अली हैदर गिलानी के हल्के में मौजूदगी पर उन्होंने सवालात भी और साथ ही उन्होंने अपनी जीत का यकीन भी दिलाया। क्या कहा उन्होंने, ज़रा गुफ्तगू सुनिएगा। फिर चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कल होने वाले इलेक्शन से मुतालिक मजीद गुफ्तगू करते हैं। अता तारड़ साहब का मुकम्मल एतमाद है शहबाज शरीफ साहब पे, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। इसको बड़ा ड्रामाई तरीके से पेश किया गया और देखिए कोई किसी के घर में नहीं घुसा। एक पब्लिक राइट ऑफ वे है जहां पे 250-300 बंदा लाइन लगा के खड़ा है। किसी ने किसी की चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं किया। ये साबित कर दें कि कोई घर में दाखिल हुआ है, अगर ये साबित कर दें कि मैं घर में दाखिल हुआ हूं, आके मेरे से मुनाजरा कर लें। इन्होंने वहां पे तमाशा जरूर लगाने की कोशिश की है। अली हैदर गिलानी साहब MP हैं, वो क्या कर रहे थे हल्के के अंदर और वो वहां से क्यों भागे? और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वाज़े बर्तरी शेर की कल निकलेगी खानेवाल से। तो चौधरी मंजूर साहब, चंद महीनों पहले आप लोग ज़ाहिर हलीफ हुआ करते थे PDM में, लेकिन बड़े सख्त हरीफ इस वक्त बन गए। NA 133 का माहौल हमने देखा, वीडियोज़ आई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे कि कल फिर नून लीग ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आप लोग पैसे देकर और मुक़द्दस किताबों पर आप लोग हल्फ लेकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह NA 133 में आपने नून लीग के मुताबिक वोट्स बढ़ाए। ये इस तरह के इल्ज़ामात और ये सिलसिला, ये वीडियोज़ का सिलसिला कब तक हमारे इस इलेक्शन के निज़ाम में जारी रहेगा चौधरी साहब? देखिए, पहली तो बात ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि नून लीग को क्या प्रॉब्लम हो गया है। क्या वो अपने आप को सोल पंजाब का वो समझते हैं कि एक्सपोज हो जाएगी या हो चुकी है। अब हमें कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए और वो चैलेंज समझना शुरू हो गए, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। आप अपनी पॉलिटिक्स करें। हमने कैंपेन की है, हमने तो कैंपेन में कोई बदतमीजी नहीं की और इनकी तरफ से देख लें वो तलाल चौधरी का या खुद ये अताउल्लाह तारड़ का या बाकी लोगों का जिस किस्म का बिहेवियर रहा है उस कैंपेन के अंदर भी और अब इस कैंपेन के अंदर भी। मैं आपको एक वीडियो कहते हैं तो भेज देता हूँ जिसमें ये गेट जबरदस्ती खोल कर या तोड़ कर अंदर जा रहे हैं तारड़ साहब। बिल्कुल मुझे नहीं समझ आती कि वो पार्टी इल्जामात लगाती है जिसकी सियासती पैसों से शुरू होती है और पैसों पे आकर खत्म हो जाती है और तो कोई चीज ही नहीं है उनके पास। 85 से पहले कभी किसी ने, बतौर एक सियासी कारकुन ये कह रहा हूँ, कभी किसी ने सुना था कि वहां पे इस किस्म की कोई चीज सियासत के अंदर को पैसे का भी अमल दखल होता है? कभी किसी ने सुना था कि जजों को ब्रीफ केस दिए गए हैं? कभी किसी ने सुना होगा कि MPS खरीदे जाते हैं? कभी किसी ने सुना था कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए गए? कभी किसी ने सुना था इस किस्म की जो गुफ्तगू? कभी नहीं। कभी किसी ने सुना था कि आर्मी चीफ को BMW की चाबियां दी जाए या इस किस्म? ये तो सारा कुछ इनका किया जा रहा है। और रही बात ये, अगर मैं इनका आर्गूमेंट बाय कर लूं, मान लूं, अगर 32,000 वोट पीपल्स पार्टी ने खरीदे हैं तो 18,000 और खरीद लेती या 16,000 और खरीद लेती तो इलेक्शन जीत जाती। लेकिन चौधरी साहब, ये इलेक्शन कमीशन में आपके खिलाफ ये लोग जा रहे हैं। ज़ाहिर है तारड़ साहब ने कहा है कि शवाहिद उनके पास मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, तो इनके इलेक्शन कमीशन में जाने पर पीपल्स पार्टी को तो कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, हमें क्या एतराज़ हो सकता है? ये जहाँ पे जाना चाहते हैं
लेकिन ये इस किस्म की जो ये गुफ्तगू या लैंग्वेज या जिस किस्म का ये बिहेवियर है, इससे देखें वो कल अवॉइड हो गया पीपल्स पार्टी के कोई अगर उधर कोई मतलब कोई इस किस्म के कारकुन होते जैसे ये गेट तोड़कर या प्लान कर अंदर गए हैं, तो वहाँ पे कोई कत्लो गारत हो सकती थी। ये खुद आगे हैं, देख लें आप वीडियो, आप अभी जी वीडियो बिल्कुल अभी जिस वक्त आप गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त वीडियो वक्तन फवक्तन चल भी रही है और तमाम ही न्यूज़ चैनल्स पर ये वीडियो चल रही है। तो चाहिए साहब, ये पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ज़ाहिर है NX-133 में बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, यहाँ भी आप लोग भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, तो रिवाइव आपका कमबैक आपका पंजाब में बहरहाल हो गया है कि अगला साल इलेक्शन का साल पीपल्स पार्टी समझ रही है, जो आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन पूरे मुल्क में इस वक्त शुरू की हुई है, बिलावल साहब भी मुख्तलिफ शहरों में दौरे भी कर रहे हैं, खिताबात भी कर रहे हैं, आवाम को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, तो अब अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं आप और अगला साल हो सकता है इलेक्शन का साल? देखिए, ये एक बात समझना, इसको बिल्कुल हम एक स्ट्रगलिंग मोड में हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पंजाब किसी के बाप की जागीर है, तो भाई यहाँ पे तो आपके पैदा होने से पहले पीपल्स पार्टी बनी लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर थी। पंजाब बेस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आज भी है। हमने करना क्या, हम इनके तो वोट को छेड़ ही नहीं रहे, हम तो अपनी क्लासेस को आवाजें मार रहे हैं, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, तालिब इल्मों को, जो भुट्टो साहब की सियासत वही बिलावल साहब कर रहे हैं, उसको वो मुखातब कर रहे हैं। तो इनका तो सरमायादारों का, बड़े बड़े दुकानदारों का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का, ये तो उनका है और इनको वो फंडिंग भी करते हैं, पैसे भी देते हैं। तो ये अपनी जो इनकी कंसिस्टेंसी है उस पर रहे, हम अपनी कंसिस्टेंसी को एड्रेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो पीटीआई के वोट बैंक पर आपकी तवज्जो है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रगलिंग मोड में गई पंजाब में, तो उसका फ़ायदा पीटीआई ने उठाया और वो तमाम वोट बैंक पीटीआई को शिफ्ट हो गया, तो आप दरअसल उन लोगों को, उनकी तरफ आप तवज्जो दे रहे हैं। इससे पहले तो पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, क्या इस इलेक्शन में 100 से ज्यादा पीपल्स पार्टी के इलेक्शन लड़ने वाले लोग तोड़कर पीटीआई में शामिल नहीं कराए गए। उससे पहले 2013 में क्या हुआ था, ये जो नेक्सस था इफ्तिखार चौधरी और जनक यानी का नेक्सस था, उस नेक्सस का क्या नतीजा निकला, ये 2/3 अक्सरियत इनको दिला दी। वो तो रिकॉर्ड पे है, तो सबसे पहले मैंने अपना हल्का खुलवाया था जिसके अंदर से रद्दी और भूसा भरा हुआ था पहलों के अंदर, फिर चौहद साहब ने तो इस पर किताब भी लिखी थी। तो हम ये इनको कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिटिक्स करें, आप पहले अपने घर का तो सफाई करें, कोई तय तो करें ना कि आपकी लीडरशिप कौन है। और चौधरी साहब, आप दोनों जमातों की ये लड़ाई आपको नहीं लगता कि हुकूमत को और मजबूत करेगी, रिलैक्स करेगी? क्योंकि थोड़े अर्से पहले तक आप लोग एक साथ होकर एक मुहिम चला रहे थे, एक तहरीक चला रहे थे हुकूमत के खिलाफ, अब आप लोग अलग-अलग होकर तकसीम होकर जब अपोजिशन कर रहे हैं, तो हुकूमत बहरहाल बड़ी खुश होगी कि ये लोग आपस में लड़ने लगे जो कल तक हमारे खिलाफ एक थे। मसला ये है कि हम तो अलग-अलग पार्टी हैं, कोई एक पार्टी थोड़े। हुकूमत तो अपने वजन से गिर रही है। हुकूमत ने जो लोगों के साथ किया, लोग झोलियां उठा कर बददुआएं मांग रहे हैं। ये अभी कल KPK के अंदर एक बंदा इनका कोई एडवाइजर गया है, वो गांव वालों ने घुसने नहीं दिया और जो कुछ उसके साथ हुआ है, उससे पहले ये जो अमर कियानी साहब अपने हल्के में गए, उनके साथ जो हुआ है, इनके सेक्रेटरी जनरल के साथ, ये देखते चले जाएं। इस किस्म की जो पार्टियां बनाई जाती हैं रातों रात, वो फिर गायब भी ऐसे ही होती है। अपने मलबे से गिरते गिरते भी अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, या फिर ये अगले साल किसी भी वक्त आप इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं, वक्त से पहले गिर जाएगी? देखिए, इसको अब तक चले जाना चाहिए था। अगर कुछ लोग थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़ते तो ये हुकूमत गिर जाती। नहीं गिराना चाहते और कहते हैं कि हम क्यों गिराएं, हमें बुज़दार सूट करता है, हमें इमरान सूट करता है, ये जितना लंबा अरसा रहेगा उतना बेहतर तो उनके लिए। लेकिन ये गलत हुकूमत के पंजाब में या कौमी असम्बली के कुछ अरकान असम्बली ऐसे भी हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, चूंकि अभी एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे आपसे पहले प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि 30 से ज़ायद लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि अरकान पार्लियामेंट भी हैं जो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं और हम उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे। तो क्या कुछ हुकूमती अरकान ऐसे भी हैं जो पीपल्स पार्टी में भी शामिल होना चाहते हैं? नहीं है। अगर ये इनके जो बंदे हैं नून लीग के, अगर इस इलेक्शन रिजल्ट को देखें, या जीते हुए हैं पंजाब में मेजॉरिटी या थिन मार्जिन से हारे हुए, अगर ये शामिल करेंगे जो जीते हुए को, तो वो जो थिन मार्जिन से करीब खड़े हैं तो वो कहीं और चले जाएंगे। तो इसलिए ये इनके लिए तो कोई इम्कान नहीं। हाँ, पीपल्स पार्टी के अंदर स्पेस मौजूद है कि लोग आ जाए। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को पहले अपने तौर पर जो है वो
अपना काम करना चाहिए, जो कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, कन्विंस करना चाहिए और उसकी बुनियाद पर फिर इलेक्शन लड़ना चाहिए। एक मैनिफेस्टो के ऊपर, एक प्रोग्राम के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों से जो अहद किया वो निभाया। वो तनख्वाहों में इजाफा हो, पेंशन में इजाफा हो, बिन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस हो फसलों के लिए, या एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, रिमिटेंसेस में इजाफा हो, इकोनॉमी को निकालना हो, फूड सफिशिएंट मुल्क बनाना हो। तो ये पीपल्स पार्टी ने ही किया है। इकाइयों को साथ लेकर चलना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या एनएसपी अवार्ड हो, बाकी तो 2/3 अक्सरियत के साथ बताएं क्या किया है। ठीक, वो भाग कर जाएंगे मोटरवेज बनाई है, ये बनाया है। और चौधरी साहब, चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले पर ज़ाहिर अपोजिशन को किसी एक नाम पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। तो ये स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज मौखर हो गया, कल होने जा रहा है। तो कोई एक नाम ऐसा है जिस पर तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हों? मेरे नहीं लग में क्या क्या नाम है, अपोजिशन की तरफ से कोई नाम आए हैं और हुकूमत की तरफ से आए, मेरे नहीं नॉलेज में। अच्छा, चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कल के इलेक्शन में भी भरपूर फाइट देने के लिए और पंजाब में ओवरऑल कम बैक करने के लिए अब बैरल पूरी तरह तैयार। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मुल्क की मईशत की बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट एक बार फिर बढ़ गया, पेट्रोल की कीमत में कमी का जितना फ़ायदा आवाम को मिलना चाहिए था उसके आधे से भी कम मिला है। क्या इसकी वजूहत हैं? एक ब्रेक के बाद माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद होंगे, मज़ीद गुफ्तगू। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान अपनी गिरती मईशत को उठाने के लिए 21 बार IMF के पास जा चुका था। उस वक्त अपोजिशन में मौजूद आज के वज़ीर आज़म इमरान खान IMF से कर्ज़ों के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखते थे और मुल्क में महंगाई बढ़ने का जिम्मेदार कौन होता है वो उस वक्त अच्छी तरह जानते थे। लेकिन वज़ीर आज़म बनते ही IMF से कर्ज़ा लेना उनकी मजबूरी बन गई और वज़ीर आज़म को मुल्क चलाने और कर्ज़ उतारने के लिए IMF के पास जाना पड़ा। अब IMF ने पाकिस्तान के लिए $6 अरब के बेल आउट पैकेज और कुछ शराइत का ऐलान किया जिसे हुकूमत की जानिब से माना भी गया। लेकिन जब पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलना शुरू हुआ तो इस कर्ज की किस्तों के लिए IMF की शराइत भी मजीद सख्त होती गईं और अब तकरीबन $1 अरब की नई किस्त के लिए हुकूमत IMF की जो शराइत पूरी करने जा रही है उससे मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आने का इम्कान है। दूसरी जानिब महंगाई पर काबू पाने के लिए स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफा किया जा रहा है। कल स्टेट बैंक ने 4 महीनों में तीसरी बार शरह सूद में इजाफा किया और 100 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के बाद अब ये 8.75% से बढ़कर 9.75% कर दी गई है। इससे पहले नवंबर में स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% का इजाफा किया था और इससे पहले सितंबर में सूद की इस शरह में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया था। और जब स्टेट बैंक ने सूद की शरह बढ़ाई तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इजाफा महंगाई पर काबू पाने के लिए किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 4 महीनों में सूद की शरह में 3.25% इजाफा तो हो गया लेकिन महंगाई कम होने के बजाय उल्टा बढ़ती ही जा रही है। अब आज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में $5 फी लीटर कमी की है। 1.5 माह में तेल की कीमत आलमी मार्केट में $86 से कम होकर $31 फी बैरल पर आई, जिसकी वजह से ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में $11 कमी की सिफारिश की थी। लेकिन हुकूमत ने आवाम को रिलीफ और फ़ायदा देने के बजाय सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया और पेट्रोल की कीमत में कमी का सिर्फ $5 की सूरत में आवाम को फ़ायदा मिला। हुकूमत महंगाई का जिम्मेदार आलमी महंगाई बताती है लेकिन जिस आलमी अशिया में कमी हो रही है उसकी कीमतें भी कम होने के बावजूद आवाम को यहाँ पर रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इसकी कितनी महंगाई आने वाले दिनों में हो सकती है? फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात, उनसे ही जानते हैं कि अब आने वाले दिन कितने ख़तरनाक और खौफनाक एक आम आदमी के लिए हो सकते हैं। फ़ारूक साहब, ये हम तो ये सोच रहे थे कि आज शायद कोई 12, 13, 14 रुपये पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ $5 सेल्स टैक्स बढ़ गया और ये लेवी तो अभी $13, इसको 30 तक जाना है, सेल्स टैक्स भी आगे बढ़ेगा। तो ये इसका मतलब आलमी मार्केट में तेल की गिरती कीमतों का फ़ायदा पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी को नहीं होगा? ये पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो महंगाई का सिक्का है, उसके 2 रुख हैं। एक रुख का आपने जिक्र किया कि जो चीज़ें बैरून मुल्क से हम पाकिस्तान लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं और अगर आलमी मंडियों में उनकी कीमत चढ़ रही है तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान में भी उनकी कीमत जो है वो चढ़ानी पड़ेगी। एक एलिमेंट आपने जो वाजे किया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पेट्रोल की कीमत हमने देखा है आलमी मंडियों में जब तेजी से चढ़ती है तो फौरन उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर नज़र आने लगता है, लेकिन जब आलमी मंडियों में गिरती है तो फिर वो फ़ायदा जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच पाता। एक बड़ी वजह तो ये है कि हमने जो वादा किया था, आई थिंक वो मार्च की 24 तारीख थी जब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से वादा किया गया था
कि 610 अरब रुपए की एक अमाउंट है जो पेट्रोल और डीजल कीमत में इजाफी टैक्सेस की शक्ल में इकट्ठी की जाएगी। यही अमाउंट फिर जब जून की 11 तारीख को बजट का ऐलान किया गया तो उसमें भी ये 610 अरब की अमाउंट जो है ये दिखाई गई थी, लेकिन वो टैक्स पर लागू नहीं किया गया था। जो बनता था तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर, वो लागू नहीं किया गया था। और उस वक्त आपको याद है कि हमारे वजीर खजाना साहब जो हैं वो तब्दील हो गए थे और जो नए वजीर खजाना साहब आए थे कहा कि भाई मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं बगैर जो है वो टैक्स बढ़ाए हुए रेवेन्यू भी बढ़ा दूंगा और मैं बिजली के रेट बढ़ाए हुए गर्दिशी कर्जाजात पे भी कंट्रोल कर लूंगा। तो उस वक्त फिर IMF ने अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने वजीर खजाना साहब को 6 महीने दिए थे कि आप अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल करें। वो 6 महीने गुजर गए तो वो जादू की छड़ी काम नहीं की, उसने काम नहीं दिखाया। तो अब फिर हमें एक फ्रॉम अ वीक स्ट्रेंथनिंग, फ्रॉम अ वीक नेगोशिएटिंग पोजीशन, मुज़ाकरा पोजीशन हमारी बड़ी कमजोर हो गई और वापस हम IMF के पास गए हैं और सारी शराइत जो है वो हमें मानना पड़ रही। सही। और फारूक साहब, अब ये जो इंटरेस्ट रेट में जिस तरह इजाफा किया गया, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि महंगाई में कमी लानी है, लेकिन इससे तो उल्टा महंगाई बढ़ जाएगी, चूंकि हमने बहुत सारे लोगों ने जो चीज़ें इंस्टॉलमेंट्स पर ली हुई होती हैं, जब भी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है एकदम से उस इंस्टॉलमेंट में इजाफा हो जाता है, चाहे वो गाड़ी हो, वो मोटरसाइकिल हो या वो कोई भी दूसरा सामान हो। तो ये इससे ये सही लॉजिक आपको नज़र आती है कि ये महंगाई में से कमी होगी या फिर उल्टा इजाफा हो जाएगा? देखिए, जो मगरबी ममालिक की इकॉनमीज़ हैं उसमें जो शरह है, जो जिसका भी आपने जिक्र किया, तकरीबन हर शहरी ने घर भी मॉर्गेज पे लिया होता है, अपनी कार भी मॉर्गेज पे ली होती है, घर में टेलीविज़न भी लीज पे है, घर में सोफ़ा भी लीज पे है। तो वहाँ ये यूनिवर्सिटीज़ में किताबों में पढ़ाया जाता है कि अगर आप शरह सूद बढ़ा देंगे तो सार्फिन जो हैं वो ख़रीद नहीं पाएंगे और उसके नतीजे में फिर जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उसके पहले पैराग्राफ में स्टेट बैंक ने यही लिखा है कि वो शरह सूद बढ़ा रहा है और उसकी कोशिश ये होगी कि महंगाई कम हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये इस कोशिश में स्टेट बैंक जो है वो कामयाब नहीं होगा और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी वजह बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह जो इनपुट कॉस्ट हैं, जो बिजली की कीमत जब हुकूमत बढ़ा देती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, गैस की कीमत बढ़ जाती है, खाद की कीमत बढ़ जाती है, तो इनपुट कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो वो महंगाई की शक्ल में हमारे सामने नजर आती है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर वजीर खजाना साहब फरमा रहे हैं कि 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर इजाफी टैक्स हर महीने का लगाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 80 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो कंज्यूमर्स के ऊपर आएगा। और जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि वो इकोनॉमी में हर चीज में वो फैल जाती है। पहले साल ये 80 अरब है, पहले महीने 80 अरब है, उससे अगले महीने 160 अरब हो जाएगी, तो ये 300 कुछ अरब तक हमने पहुंचना है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पाकिस्तान में शराइ सूद बढ़ाने के नतीजे में महंगाई तो कंट्रोल में नहीं आ पाएगी, लेकिन हुकूमत का अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सही। तो फारूक साहब, इसका मतलब कि जब तक ये 300 कुछ अरब का टारगेट हासिल नहीं होता उस वक्त तक मुल्क में फिर ये फूड इन्फ्लेशन खासतौर पर इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आलमी मार्केट में अगर कीमत गिरती भी रहेगी तो यहाँ लेवी और टैक्स की सूरत में वो बैलेंस होती रहेगी और उसका फ़ायदा ज़ाहिर लोगों तक तो नहीं पहुँचेगा। जब पेट्रोल प्राइस कम नहीं होंगे तो कमोडिटीज़ की भी जो कीमतें वो भी ज़ाहिर कम नहीं हो सकेंगी। और दूसरा जो हम करने चले हैं मिनी बजट के थ्रू, उसमें जो 17% टैक्स सब चीज़ों के ऊपर लगेगा, उससे आप देखिएगा कि किताबों की कीमत बढ़ जाएगी, अंडों की कीमत बढ़ जाएगी, सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी, दालों की कीमत बढ़ जाएगी, सोलर पैनल्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट के ऊपर भी टैक्स इजाफी लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो या तो हमारे दरवाजे पे खड़ा है या दरवाजा आ रहा है। और जो लोग सुन सकते हैं। फारूक साहब, इस पूरे माहौल में, सूरत हाल में फिर वज़ीर आज़म क्यों ये उम्मीद दिलाते हैं कि बस ये 2, 3, 4 महीने की बात है, उसके बाद ये आलमी पूरी दुनिया में महंगाई नीचे आएगी तो पाकिस्तान में भी नीचे आ जाएगी? तो ये हम उम्मीद दुनिया की कम होती कीमतों से लगाएं या फिर वज़ीर आज़म का बयान महज एक ये तसल्ली है सिर्फ? देखिए, सियासी बयान है, पिछले 18 महीने से ऐसे बयान आ रहे हैं। 18 महीनों में अगर आप देखिए तो कम से कम 7 या 8 काबीना की मीटिंग्स की गई हैं और उनका एजेंडा और फोकस जो था वो महंगाई था।
और सभी मीटिंग के बाद आके हमें बताया जाता है कि महंगाई पे कंट्रोल पा लिया जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि ज़मीनी हकीकत के ऊपर कोई एक्चुअल ठोस किस्म की पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है महंगाई की कंट्रोल में। देखिए, मनसूबाबंदी करना और ख्वाहिश रखना या उम्मीद करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे हुकूमत ये ख्वाहिश ज़रूर रख सकती है कि आलमी मंडियों में बड़ी तेज़ी से तेल की कीमत नीचे आ जाएगी तो शायद पाकिस्तान में भी महंगाई बेहतर हो जाए। ये मनसूबा नहीं है। तो उस वक्त उम्मीदें बेतहाशा हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन मंसूबा कोई सामने नजर नहीं सही। और फिर अमल करके दिखा सकती है अगर चीनी और आटे की कीमतों को कम कर दिया जाए, चूंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं, ये तो हम नहीं इंपोर्ट करते, ये पाकिस्तान में ही पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान में इसके प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं और फिर वज़ीर आज़म माफिया को कसूरवार ठहराते हैं। इन चीज़ों की कमी लाकर कम से कम आवाम को दिखाया जा सकता है कि हुकूमत में विल है महंगाई को कम करने की। जी, आपने दोनों चीज़ें जो आइटम बताई हैं वो देखिए पाकिस्तान में उगती हैं, उसकी पाकिस्तान हुकूमत जो है वो सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। अब उसका IMF से कतन कोई ताल्लुक नहीं और उसका आलमी मंडियों से भी कोई ताल्लुक नहीं। किसान को हम रुपए में पैसे देते हैं, रुपयों में सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है, चाहे वो गन्ने की हो या गंदम की हो। तो यहाँ पे तो हुकूमत को रोल प्ले करना चाहिए। अगर पेट्रोल जो है वो आलमी मंडियों में पड़ रहा है और हुकूमत कहती है कि बढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो जस्टिफिकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से दीजिए, कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।